इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। और साथियों, बात जब मौसम की करते तो साथियों मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका है और आजकल के दौरान देखा तो भाई तेज़ बारिश भी हुई है और प्रदेश भर में तकरीबन कई जगह पर भाई ओले भी पड़े हैं। तो साथियों देखो, अब जो सर्दी की बात करें तो भाई सर्दी तो बिल्कुल अपने उच्च स्तर पर आ गए, तो अपना ज़रूर आप ध्यान रखिए और साथ के साथ भाई अपने घर परिवार का, टाबरा का, छोटे बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का, क्योंकि अगर जो आप अपना ध्यान रखते तो साथियों हम अपनी खेती का भी ध्यान जरूर रखेंगे। और कार्यक्रम किसान वाणी में साथियों हम बहुत कुछ लेकर आते हैं, लेकिन जो चर्चाएं हम लेकर आते हैं उसमें आज जो चर्चा करें तो भाई नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे गेहूं की फसल को पीलेपन से बचाने के उपाय की बात करेंगे और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी है, लोक संगीत भी है। और कार्यक्रम की जो शुरुआत हम जो करते हैं साथियों आज के कृषि प्रश्न से करते हैं। तो आज का जो कृषि प्रश्न है, कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस जिले में किया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से, कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस जिले में किया जाता है? साथियों हरियाणा में आपने उस जिले का नाम हमारे को लिखकर भेजना है और ये भाई एसएमएस से हम जो इसका जो सही उत्तर स्वीकार करते हैं तो फ़ोन नंबर आप ज़रूर लिखिए 9466021336 यानी 946660 पर 6:50 से पहले साथियों आप हमारे को एसएमएस कीजिए और जो सही जवाब देगा साथियों उन साथियों के नाम भी ज़रूर लिए जाएंगे, बधाई भी दी जाएगी। तो साथियों जल्दी से आप इस प्रश्न का ज़रूर उत्तर दीजिए, कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस ज़िले में किया जाता है? और बहनों और भाइयों बातचीत हम ज़रूर करते हैं, हमारे जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे भी महत्वपूर्ण बातचीत करते हैं, आपके पास भी आकर हम बात करते हैं। ऐसे ही साथियों हमने एक भेंट वार्ता ज़रूर की है और भाई देखो स्टूडियो में बुलाकर भी हम महत्वपूर्ण बातचीत ज़रूर करते ताकि हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई हैं भाई उनकी जो जिज्ञासा है वो शांत हो सके, सारे प्रश्नों के हल अच्छी तरह हो सके। तो फसलों में खादों का संतुलित उपयोग विषय पर डॉक्टर प्रवीण कुमार से जो मोहिंदर शर्मा जी की बातचीत हम आपको सुनाते उसके अंश। तो बिना किसी देरी के ये भेंट वार्ता सुनते हैं, फसलों में खादों का संतुलित उपयोग। कार्यक्रम सुनने वाले सारे भाइयों को महेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों आज के कार्यक्रम में हम जिक्र करेंगे कि फसलों के अंदर संतुलित खादों का क्या महत्व है, क्यों संतुलित खाद्यों का उपयोग करना चाहिए, किस तरह से हम अपने खाद्यों का उपयोग करें कि जो हमारा खर्चा है वो भी कम हो किसान भाई का और फसल का उत्पादन भी ज्यादा हो और साथ ही साथ जमीन की जो सेहत है वो भी बिल्कुल सही रहे और पर्यावरण भी हमारा ठीक रहे। तो इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जी, जो कि इफको कुरुक्षेत्र में डिप्टी फील्ड मैनेजर के पद पर काम करते हैं और किसानों के साथ लगातार किसानों के संपर्क में रहते हैं। तो डॉक्टर प्रवीण जी आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर प्रवीण जी संतुलित खाद्यों के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो इफको है वो किसानों की संस्था है, तो इफको किसानों के लिए क्या क्या सेवाएं प्रदान करती है? इफको एक सहकारी संस्था है और जो ग्रामीण स्तर की सहकारी समितियां हैं वो इसकी सदस्य होती हैं। इफको की स्थापना का उद्देश्य भी यही था कि जो खाद्यों की उपलब्धता है वो ग्रामीण क्षेत्र में सहकारी समितियों के माध्यम से उनके घर तक सही समय पर सही मात्रा में पहुंचे। इफको का शुरू से ये उद्देश्य रहा है कि खाद्यों
का सही समय पे वितरण के साथ साथ उसका संतुलित मात्रा में प्रयोग कैसे करें उसके बारे में भी इफ्को लगातार प्रयासरत रहती है जी। और जब इफ्को की स्थापना हुई उस समय खाद्यों की एक उद्देश्य था, लेकिन समय के साथ साथ इफ्को ने अपने व्यवसाय में विविधीकरण किया। और जैसे इंश्योरेंस है, फसलों का इंश्योरेंस है, किसानों को उसकी भी जरूरत होती थी, तो इफ्को ने इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की। फिर सीड के लिए इफ्को ने IFFDC संस्था की स्थापना की। इसी तरह पेस्टिसाइड की जो किसानों की मांग रहती है उसके लिए जापान की मित्सुबिशी कंपनी के साथ टाई अप करके इफ्को MC कंपनी की स्थापना की, ताकि कृषि में जितने भी आदान किसान को चाहिए वो उनको एक ही जगह गांव में ही उपलब्ध हो सके, एक ही स्थान में मिल सके। हाँ जी। और साथ ही साथ इनका आप वैज्ञानिक तरीके से कैसे इस्तेमाल करें उस पे भी इफ्को का जोर रहता है। मतलब तकनीकी जानकारी भी किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल। भी मान ले कोई दिक्कत आ रही है जी, तो भी कोई फसल में और किसान भाई आपके पास आता है इफ्को सेंटर में, तो उस सेंटर में आने के बाद आपसे ये उसको रहता है कि उसका बिल्कुल सही निदान मिल जाए, भी इसमें फलां दवाई गिरेगी या फिर इसमें खाद पड़ेगा या इसमें कोई तत्व पड़ेगा। हाँ देखिए, जैसे जो इफ्को का एक डिस्ट्रिक्ट में सेटअप होता है उसमें हमारे किसान सेवा केंद्र हैं, फिर सहकारी समितियां हैं, फिर फील्ड लेवल पे जाके हम किसान को कोई भी तकनीकी है उसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, किसान दिवस करते हैं, किसान सभाएं करके टेक्नोलॉजी का जो कैसे इस्तेमाल किया जाए उसके बारे में पूरी जानकारी जी उपलब्ध कराते हैं। बहुत बढ़िया बात आप डॉक्टर आपने करी। एक आपने जिक्र किया था भी खादों के बारे में, भी खाद में दो चीजें आती हैं कि एक तो इसकी गुणवत्ता और दूसरा इसका संतुलित खाद्यों का क्या मतलब है। भी हम कह देते हैं भी संतुलित खाद्यों का उपयोग करो, ये संतुलित है क्या? संतुलित खाद का मतलब क्या है? संतुलित देखिए, किसी भी फसल की बुआई से लेके और पकाई तक जितने उसको पोषक तत्व चाहिए और जिस मात्रा में चाहिए वो हमें खेत में उपलब्ध कराने पड़ेंगे फसल को। ठीक। फसल जमीन से 14 पोषक तत्व लेती है, 3 पोषक तत्व उसको हवा पानी से मिल जाते हैं। तो इन 14 पोषक तत्वों का हमारी जमीन में सही संतुलन होना चाहिए। अगर कोई भी एक पोषक तत्व कम है जी तो वो सीधा सीधा उसकी पैदावार पे असर डालता है, और जो दूसरे पोषक तत्व हमने जमीन में डाले हैं उसको भी फसल सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाती अपनी पैदावार के लिए, मतलब उनका भी असर कम हो जाता है। बिल्कुल। तो ये जो पोषक तत्व है इनका सही तरीका ये है कि पहले हम अपनी मिट्टी टेस्ट कराएं। जैसे गेहूं कटाई के बाद अप्रैल मई में खेत खाली हो जाते हैं जी, तो मिट्टी टेस्ट कराने में अब जैसे आजकल की बात करें, हाँ जैसे तो आलू जिन्होंने लगा रखे आलू के बाद हाँ, आलू है, सरसों के खेत खाली होंगे आगे, तो जैसे आगे मक्का लगेगी या गन्ना लगना है, बिल्कुल। उससे पहले मिट्टी टेस्ट जरूर करा लें। इसमें इफ्को भी हमारी चंडीगढ़ में एक आधुनिक लैब है, उसमें वो जो मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, EC, pH और 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे आपका लोहा, कॉपर, मैंगनीज और आयरन जी। तो ये पोषक तत्व हैं, इनका हम टेस्ट करते हैं। और जैसे कुरुक्षेत्र में हमने कई गांवों की मिट्टी टेस्ट कराई, तो यहाँ पोषक तत्वों में, मुख्य पोषक तत्वों में पोटास की कमी अब जमीनों में आ रही है। अच्छा जी। जो पोटास का स्तर है आज से अगर 10-15 साल पहले की बात करें तो हाई लेवल पे होता था, हमें जरूरत नहीं पड़ती थी पोटास डालने की। जरूरत नहीं पड़ती थी। और अब वो स्टेटस या तो मध्यम लेवल पे आ गया है या कई जगह हमने कम लेवल पे भी पाया है। अच्छा। तो इससे हमारी पैदावार पे सीधा सीधा असर पड़ता है अगर हम पोटास नहीं डाल रहे हैं, या अगर कोई सूक्ष्म पोषक तत्व है जैसे कॉपर की भी कमी आ रही है। अच्छा जी। जो हमने टेस्ट कराया उनमें 5-7% सैंपलों में कॉपर की कमी पाई गई है। जिंक की कमी व्यापक रूप से पाई जाती है, लगभग 30-35% एरिया में जिंक की कमी पाई जाती है। कहीं कहीं मैंगनीज की भी कमी आ रही है। तो जब तक हम इन पोषक तत्वों की ओर ध्यान नहीं देंगे, जो हमने दूसरे मुख्य खाद हैं जैसे यूरिया है, DAP है, तो उसका भी फसल अच्छा प्रयोग नहीं कर पाएगी और हमारा खर्चा भी बढ़ जाता है और पैदावार भी हमारी जो किसी वैरायटी की एक क्षमता होती है, अगर गेहूं में बात करें
तो उत्पादन हाँ। घटेगा। हाँ जी, जैसे गेहूं की बात करें जो आजकल DVW 372 है, 371 है, 327 वैरायटी हैं, तो ये 30-32 क्विंटल की अच्छी पैदावार एवरेज देती है। लेकिन क्षेत्र में जो है एवरेज पैदावार आपकी 24-25 क्विंटल की होती है। तो वो नुकसान किसान को होता है अगर वो संतुलित खाद्यों का या तत्वों का प्रयोग नहीं करे तो डॉक्टर साहब अब ये बताइए मुझे कि जो आपने बताया कि संतुलित के बारे में, तो कितना मात्रा में हमें प्रयोग करना चाहिए? जैसे नाइट्रोजन का उपयोग तो बहुत ज्यादा किसान भाई करते हैं, खासतौर पे थोड़ा पीलापन दिखा नहीं खेत के अंदर और सीधा अपना एक कट्टा यूरिया का। जी, तो ये क्या दिखाता है हमें? नाइट्रोजन का इस्तेमाल हमारे किसान भाई ज़्यादा कर रहे हैं। नाइट्रोजन की जो पूर्ति है मुख्य रूप से यूरिया से होती है, और यूरिया में जो रिकमेंडेड है गेहूं के लिए, अगर आप 24-25 क्विंटल की पैदावार के लिए जो रिकमेंडेशन होती है यूनिवर्सिटी की, तो उसमें 110 किलोग्राम यूरिया चाहिए फसल को। अच्छा जी। लगभग 2.5 बोरे। लेकिन किसान 4 बोरे तक तो अमूमन डालता है, कुछ 5 बोरे डालने वाले किसान भी हैं। तो ये एक तरह से हम आवश्यकता से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जी। और दूसरे जैसे आपका पोटास है या आपका जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनका हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो उससे हमारी जो एवरेज पैदावार है वो जो साइंटिस्ट बताते हैं वहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, और वो हमारी पैदावार का एक तरह से नुकसान भी हो रहा है। जो हम ज्यादा यूरिया खेत में डाल रहे हैं उससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान है और जमीन को भी नुकसान है, और जो पीने वाला पानी भूमिगत पानी है उसको भी नुकसान है, क्योंकि यूरिया जमीन में पानी में घुल के लीच आउट होता है, नीचे चला जाता है नाइट्रेट जो फॉर्म है, और वो नाइट्रेट पानी को भी प्रदूषित कर रही है। जी, बहुत बढ़िया आपने बताया डॉक्टर साहब। इसके अलावा आप इसमें क्या सुझाव देना चाहेंगे कि किस तरह से इसका उपयोग करना चाहिए? देखिए, हमें ये देखना है कि जो हमारी फसल है उसकी हम खुराक की पूर्ति कैसे करें। खुराक की पूर्ति के लिए सबसे पहले अवयव तो यह है कि जहां तक संभव हो उसमें देसी खाद का प्रयोग करें। अगर हम देसी खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे हम रासायनिक खाद है उसकी मात्रा कम कर सकते हैं। उसके बाद कुछ जैव उर्वरक हैं जो जीवाणु खाद है उनका टिक्का होता है, वो बीज में भी इस्तेमाल होता है और आप जमीन में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बीज के साथ भी कर सकते हैं। जैसे आपका अजोटोबैक्टर है, PSB है। तो इस तरह के अगर हम जैविक खाद इस्तेमाल करते हैं तो खाद की जाहिर तौर पे बिल्कुल आप उसकी मात्रा हो जाएगी, मात्रा घटा, मतलब जो है हमारी जो रासायनिक खाद्यों का मात्रा है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात आपने करी डॉक्टर साहब। अब बात करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि इफ्को जो है एक ऐसी संस्था है किसानों की, वो नई तकनीक किसानों के लिए लेके आया और इसमें जो है नैनो खाद्यों का जो प्रयोग है वो आपने शुरू किया है। तो नैनो खाद्यों का संतुलित उर्वरक प्रयोग में कितना महत्व है? देखिए, जो रासायनिक खाद्यों का हम प्रयोग कर रहे थे पिछले 60-70 सालों से, उसका जमीन पे क्या असर आया, पर्यावरण पे क्या दुष्प्रभाव आया, उन परिणामों को देखते हुए एक ऐसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हुई कि खाद का प्रयोग हम जमीन में कम करें, फसल के ऊपर छिड़काव के माध्यम से, पत्तों के माध्यम से फसल को खुराक दें। तो इसी को देखते हुए इफ्को ने पिछले 5-6 सालों में रिसर्च भी करवाई, यूनिवर्सिटियों के साथ मिलके उसके डेमो भी करवाए नैनो उर्वरक के, और उसमें ये आया कि हम अगर सही तरीके से सही समय पे नैनो उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो हम रासायनिक खाद्यों की मात्रा को 50% तक कम कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसमें नैनो खाद्यों की बात करें तो नैनो उर्वरकों में यूरिया तो है, नैनो यूरिया, और दूसरा DAP भी। हाँ, नैनो यूरिया के अलावा नैनो DAP भी अब इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, नैनो DAP का प्रयोग हम 2 तरीके से करवाते हैं। आप जब बुआई करते हैं किसी भी फसल के बीज में, आप बुआई से आधा घंटा पहले उसका बीज शोधन करें। अच्छा, मतलब सीड ट्रीटमेंट के तो जी उसको देते हैं, जैसे अपना जीवाणु खाद्यों का प्रयोग करना। बिल्कुल ऐसे ही अपने उसी तरह नैनो उसका करना है, नैनो DAP और वाटर सोल्यूबल वाला होगा। जैसे इसमें नैनो DAP में पहले बीज शोधन हमने 5 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से करवाया। फिर एक स्प्रे हम 30-35 दिन की फसल पे रिकमेंड करते हैं, जब पत्तियां अच्छी तरह जमीन को कवर कर लें, जो हम स्प्रे करते हैं ताकि सारा फसल को मिले जी। तो नैनो DAP के प्रयोग से भी हम DAP का जो दानेदार DAP है उसका प्रयोग कम करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं जी।
तो डॉक्टर प्रवीण जी, अब आप मुझे बताइए कि चलते चलते हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो किसान भाइयों से ही अपील करूंगा कि जो जमीन का स्वास्थ्य है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जी। इसको हमें अपनी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसको उनके लिए बचा के रखना है। तो उसमें जो आप खादों का प्रयोग करें, सबसे पहले मिट्टी परीक्षण के आधार पे अपना एक शेड्यूल बनाएं और उस शेड्यूल में आप जीवाणु खाद भी जरूर रखें, देसी खाद का भी प्रयोग जमीन में जरूर करें। साथ ही साथ उसमें आपके जल घुलनशील जो उर्वरक हैं उनका प्रयोग करें और कुछ हिस्सा जो है खुराक का अपनी फसल के लिए आप नैनो उर्वरकों से पूरा करेंगे जी 25-30% तक, तो हमारी जमीनों का स्वास्थ्य भी बना रहेगा और हमें एक अच्छी पैदावार भी मिलेगी जी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो खादों का किसान भाई प्रयोग करें अपनी फसलों में, उनको संतुलित बना के रखें, उसमें हर तरह के खाद प्रयोग करें, चाहे उसमें देसी खाद भी हैं, जीवाणु खाद भी हैं, रासायनिक खाद भी हैं और हमारे जो है स्प्रे करने वाले, छिड़काव करने वाले खाद भी हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी प्रवीण जी आपने दी। आज आप हमारे स्टूडियो में आए और किसानों के लिए आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, ये बातचीत के अंश हमने जरूर सुने। फसलों में खादों का संतुलित उपयोग विषय पर डॉक्टर प्रवीण कुमार से महेंद्र शर्मा जी की बातचीत सुनी। और साथियों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और नई फसल नई उमंग में हम बात करते हैं गेहूं की फसल को पीलेपन से बचाने के उपाय। और साथियों देखिए, जो गेहूं का जो पीलेपन से बचाने की जब हम बात करते हैं भाई, देखो खाद्यों का संतुलित उपयोग तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बताया, और अगर जो सही होता है भाई, संतुलित मात्रा में खाद्यों का उपयोग न किया जाए तो भाई पौधों में तत्वों की कमी के लक्षण हमें दिखाई देते हैं भाई, पत्तियां पे दिखाई दे देते हैं। और हर तत्व की कमी के अलग अलग भाई इसमें कारण भी होते हैं और अधिकतर अवस्थाओं में पत्तियां पीली हो जाती है। अगर इस पीलीपन की टाइम पर भाई हम पहचान ना करें तो भाई जो ये खाद या फिर पर्णीय छिड़काव के द्वारा इससे हम दूर भी इसमें हमने करना पड़ेगा, ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। और भाई सबसे पहले तो ये जान लेते भाई क्यों होता है पीलापन। देखो बहनों और भाइयों, की गेहूं की खड़ी फसल में पीलेपन के कारण हो सकते हैं। इस पीलेपन की समस्या का समाधान पीलेपन के कारण में होता है। और पीलेपन के कारण भाई जानना बहुत ज़रूरी से, एक तो जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का महत्व है, इसका हमने ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी अवशेष या फिर भूमि की जो कार्बन जो नाइट्रोजन है, जिसने CN कह देते हैं, अनुपात 20:1 होना चाहिए इसका। और भाई आसपास आदर्श इसमें मानी जाती है, लेकिन भाई अगर जो अनुपात अधिक हो जाए तो जो माटी है उसके अंदर भी भाई परिवर्तन होता है। और जब किसान खेत तैयार करते हैं तो पुरानी फसल के कार्बनिक अवशेष खेत में मिल जाते हैं। इस अवशेष के कारण भी खेत में कार्बन तथा जो नाइट्रोजन का जो अनुपात है वो भी बढ़ता है। और इसे भाई C/A/N अनुपात कहते हैं, और यानी कार्बन अनुपात नाइट्रोजन। और ये जो अनुपात है वो प्राप्त पोषक तत्वों की मात्रा फसलों को मिलने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भाई। और अगर भाई हम धान की पराली मिट्टी में दबा देवे जिसकी C/A अनुपात यानी 80:1 होती है, तो सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया है, फफूंद है, ऑक्टिनोमिसिटेक्स है, यदि ये जो क्रियाशील हो जाते हैं और इसके विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और ये अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। लेकिन ये नाइट्रोजन को जो कि पौधों को लेनी होती है भाई, भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, इससे जो माटी में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। और कमी के लक्षण पुरानी जो पत्तियों पर पीलेपन के रूप में इसमें हमने दिखाई देते हैं। और भाई सामान्यतः जब हम बात करते तो नाइट्रोजन की कमी आती है, जिसको रोकने के लिए भाई बिजाई के टाइम यूरिया डालने की सिफारिश हम ज़रूर करते हैं। और नाइट्रोजन की कमी की जब हम बात करते हैं, क्योंकि भाई देखो नाइट्रोजन पौधों में चलायमान है और इसकी जो कमी के लक्षण पौधे में पहले पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं और नई पत्तियां हरी रहती है, पुरानी पत्तियां पीली पड़ जावा है। और कमी ग्रस्त पौधों की ऊंचाई कम होती है और शाखा इसमें कम होती है, तो अधिक कमी की अवस्था में पूरी पत्ती भाई जो पीली पड़ जाती है। सामान्यतः इस तत्व की पूर्ति के लिए भाई 130 किलो यूरिया की सिफारिश हम करते हैं। और अगर फास्फोरस से DAP के द्वारा दिया जाता है तो भाई 110 किलो यूरिया डाला है। और खड़ी फसल में कमी आने पर भाई
2.5% यूरिया का घोल का छिड़काव हम करना लाभदायक है। और लोहे की कमी की जब हम बात करें तो देखो, एक तो लोहे की कमी में पीलापन पत्तियों में दिखाई देता है, जबकि नाइट्रोजन की कमी में पीलापन पुरानी पत्तियों पर दिखाई देता, हल्का पीलापन धारियाँ में दिखाई देता। अगर खरीफ में खेत में जवार या मक्का की फसल की बिजाई की गई हो तो इनकी पत्तियां को देखें, अगर जो नई पत्तियां पर सफ़ेद धारियाँ दिखाई दे तो भाई नो समझ लो भाई लोहे तत्व की इसमें कमी से। और सल्फ़र की बात करें तो इसमें कमी की, तो सल्फ़र की कमी के कारण भाई फसलों में नए पौधे पीले पड़ जाते हैं। सामान्यतः सल्फ़र की कमी गेहूं में कमी देखने को आती है, तो मिट्टी की जांच करवा सककर हम सल्फ़र की कमी को दूर कर लाभ इस पर प्राप्त कर सकता है। तो फसल की बिजाई से पहले भाई खेत तैयार करते टाइम में 200 किलोग्राम 4 बैग यानी कि जिसमें जिप्सम डालने से खेत की भौतिक दशा में सुधार होने के साथ साथ इसमें सल्फ़र की भी मांग इसमें पूरी हो जाती है। अन्य कारण की बात करें तो भाई देखो, गेहूं की जो फसल में सूत्र कमी के प्रकोप के कारण जड़ें नष्ट हो जाती है, जिसके कारण पौधों को समुचित विकास नहीं हो पाता। जड़ों के पोषक तत्व न उठाने के कारण पीलापन आ जाता है। और भाई जो मूल्यारोधी किस्म से राज MR1 है उसकी बिजाई करने तक उचित फसल चक्र को अपनाकर इस समस्या से हम छुटकारा पा सके। दीमक की भी बात करें तो साथियों, इसके प्रकोप के कारण भी जड़ें या फिर तना में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कटाव हो जाता है, जिसके कारण पौधा पीला पड़ जाता है। सिफारिशुदा कीटनाशक के प्रयोग से भाई दीमक के प्रकोप को भी हम इसमें कम कर सकें। और जल भराव, सेम या फिर मिट्टी के लवणिक होने के कारण की बात करें तो भाई पौधों की जड़ें क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों को ग्रहण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता और जिसके कारण पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। और इस अवस्था में भाई जो पर्णीय छिड़काव है वो लाभदायक रहता है। और फफूंद जनित रोग की भी बात करें तो भाई जैसे कि पीला रतुआ आदि के प्रकोप से भी फसल में पीलापन आ जाता है। इसलिए भाई इस प्रकार के जो पीड़ेपन को पहचान कर इसका हम टाइम पर निदान कर सके हैं। और देखिए साथियों, ध्यान रखेंगे तो भाई फसल में हम ज़्यादा लाभ ले सकें। और ये बात हमने कर ली भाई पीड़ेपन की, और जानकारी ज़रूर हम आगे करेंगे। लेकिन साथियों, समय काफ़ी हो गया है। हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई ज़रूर मनोरंजन का इंतज़ार कर रहे हैं और भाई ये रागनी सुनाते हैं। और उसके बाद भाई जो आज का जो कृषि प्रश्न था उसकी भी बातचीत करेंगे और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी। सुनते हैं ये रागनी। राजा जी मन छुट्टी दे दे, मेरी चिट्ठी आगी गोने की, पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की। राजा जी मन छुट्टी दे दे, चिट्ठी आगी गोने की, पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की। पिता ने चिंता बारी अपनी बेटी दी की, सोमवती मेरी बाट जो होवती, जन मोर पपैया मी की। पढ़ते चिट्ठी हुआ उमंग मेरे, चाही होगी जी की। तेरी दया ते राजा जी मारे, जोत बढ़ेगी की। किस्मत के मेरे द्वार खुले, किस्मत के मेरे द्वार खुले, घड़ी नहीं जंग जोड़ने की, पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की। राजा जी मन छुट्टी दे दे, चिट्ठी आगी गोने की, पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की।
अकले काके जीना जग में, कोई मत इकला रहियो, मेल किसी ना चीज जगत में, धर्म के ऊपर मरियो। 15 दिन की अर्ज करूं सू, दया मेरे पे करियो, जा बेटा ससुराल डिगर, जा हंस के एक बे कहियो, के बेराया बाण छूट जा, के बेराया बाण छूट जा, रोटी टुकड़ा पोने की, पल पल होरी वार भूपिया, समय नहीं से खोने की। ये तय अपने रागनी के अंश सुने। और साथियों, मौसम की हम ज़रूरी जानकारी दे देते साथियों। आसपास के क्षेत्र में भाई बारिश के आसार है, छिट्टे ज़रूर पड़ेंगे। और बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 15 और न्यूनतम की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया। और आने वाले 24 घंटे की भी हम आपको ज़रूर जानकारी दे देते भाई। अधिकतम 16 और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस से रहने की संभावना, और भाई तेज़ हवाएं चलेगी। और आज का जो कृषि प्रश्न हमने पूछा था साथियों, ये था, इसका जो सही जवाब हमारे को दिया है, पहले जवाब बता देते भाई। इसका सिरसा है, कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा सिरसा ज़िले में किया जाता है। और इसका जो सही उत्तर है साथियों, हमारे पास सबसे पहले जो आया है नांगल से भाई इंद्रराज जी का आया है। और इसी तरह अम्बाड़ा से भी हमारे पास भाई का सही उत्तर आया है। और इसी तरह साथियों जो यमुनानगर से भाई हमारे पास है रणधीर सिंह मांगड़, मेजो देवी और परिवार के सभी सदस्यों का। और इसी तरह साथियों रोहतक से भी हमारे पास सही जवाब है प्रोफेसर जय सिंह खनंगवाल। और साथियों बंसीलाल अम्बाड़ा से सही जवाब। आगे आपको ज़रूर बता देते भाई, जो कल के प्रसारित कार्यक्रम की जब हम बात करें तो साथियों इसमें हम जो कल तो है रविवार, कार्यक्रम थारे संदेश हमारे गीत ज़रूर रहेगा। और इसी तरह साथियों सोमवार को जो हम कार्यक्रम लेकर आएंगे साथियों 26 जनवरी को है। और एकीकृत कृषि प्रणाली के लाभ और फसलों में पोटाशियम का महत्व पर चर्चा हम ज़रूर करेंगे। और साथियों आज के कार्यक्रम में इतना ही, और सुनते ही ये महत्वपूर्ण संदेश। नहीं से खोने की। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो साथियों आज के कार्यक्रम में इतना ही। और महत्वपूर्ण जो जानकारी एक और है भाई, किसान कॉल सेंटर 1551 पर घर बैठे आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और परंपरागत खेती को आप ज़रूर अपनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों भाइयों, राम राम। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।